Hello and welcome back to One Night Prep, where we complete the entire syllabus one night ahead of exam. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, अच्छे से पढ़ना है। सेमेस्टर 1 सबसे इजी रहता है, आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में आज हम पहला मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। पहले मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का इम्पोर्टेंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम के यूनिक एस्पेक्ट्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम का के अंदर कौन से स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। इंडियन नॉलेज सिस्टम बेसिकली एक कलेक्शन है नॉलेज का, जो कि एंशंट इंडियंस के द्वारा डेवलप, ऑर्गेनाइज और हज़ारों साल भर पास किया गया था। इसके अंदर हम साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी, आर्ट्स, क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ओके, एंड इट वाज डेवलप्ड थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड विजडम। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो एक आउटडेटेड पुराना नॉलेज नहीं, बेसिकली एक टाइम टेस्टेड विजडम है, जो कि हजारों साल जनरेशन टू जनरेशन पास होते हुए आया है। ओके, एंशियंट नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है? एंशियंट नॉलेज इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि ये हजारों साल के टेस्ट, बेसिकली हजारों साल में कई सारे प्रकार के सिचुएशंस आए होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये जो नॉलेज है वो उन सब प्रॉब्लम्स के सल्यूशन, उन सब सिचुएशंस को पार करते हुए जो नॉलेज इकट्ठा हुई है उसका एमालगमेशन है। ओके, तो इसलिए इसको हम आउटडेटेड या फिर पुराना नॉलेज नहीं बोल सकते। ये टाइम टेस्टेड विजडम है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक कहावत है ना, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। That's why historical knowledge is very much necessary to predict the future. Okay, so and above that, ancient knowledge is never theoretical. It is always a practical knowledge that has been tested in real world usage. Okay, and ancient knowledge, इसके साथ साथ एंशियंट नॉलेज जो है वो एक सस्टेनेबल, नेचर फ्रेंडली सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न नॉलेज है वो लाइक उतना सस्टेनेबल नहीं है, उतना नेचर फ्रेंडली नहीं होता। पुराने ज़माने में तो हर कोई नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करता था, राइट? दैट्स वाई इट वाज सस्टेनेबल, नेचर फ्रेंडली। एंड आज के प्रॉब्लम्स के लिए हम एंशियंट नॉलेज को रेफर कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, एंड साथ ही साथ जो एंशियंट नॉलेज है वो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को भी स्ट्रेंथन करता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज आई सेड, इट इज़ नॉट ओल्ड एंड आउटडेटेड, इट इज़ अ टाइम प्रोवन विजडम। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के कैटेगरीज क्या है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, परविद्या और अपर विद्या। पर विद्या दैट इज हायर नॉलेज एंड अपर विद्या दैट इज लोअर और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो पर विद्या क्या है? पर विद्या बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में है, जिसमें हम सेल्फ, सोल और अल्टीमेट रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। अपर विद्या में हम वर्ल्डली नॉलेज, बेसिकली दिनचर्या में काम आने वाले ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। उसमें साइंस आता है, ग्रामर आता है, मैथमेटिक्स आता है, आर्ट्स, क्राफ्ट आते हैं। ओके, सो एंड ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसको हम ब्रॉडली 14 सीट्स ऑफ नॉलेज में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 14 विद्यास्थानास। विद्या दैट इज नॉलेज एंड स्थान दैट इज सीट। तो विद्यास्थानास। ओके, एंड इसके अंदर क्या क्या आते हैं? 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांस और धर्मशास्त्र। दिस क्रिएट्स द 14 सीट्स ऑफ नॉलेज। ओके, अगला है यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम के यूनिक एस्पेक्ट क्या है? ये हॉलिस्टिक है, इसमें ओरल ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी, दिस इज प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, दिस इज इंक्लूसिव एंड दिस हैज़ एन एथिकल फाउंडेशन।
चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। हॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम से हमारा मतलब है कि बेसिकली इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो बॉडी, माइंड और सोल को एक साथ कंसिडर करता है, कभी भी अकेले कंसिडर नहीं करता। और ये ओरल ट्रेडिशन है बेसिकली, ये जो हजारों साल का ज्ञान है, ये वर्ड ऑफ माउथ, जिसको हम संस्कृत भाषा में श्रुति बोलते हैं। ओके, श्रुति दैट इज विच इज हर्ड। एंड अगेन एज आई सेड इट वाज लाइक जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है जिसमें क्या कहते हैं अपर विद्या आता है, उसमें हम साइंस, ग्रामर, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, क्राफ्ट सबके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये इंटरडिसिप्लिनरी है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स आर डीपली कनेक्टेड टुगेदर। लाइक व्हेन वी डू रिचुअल्स, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज फॉलो करते हैं, हम एस्ट्रोनॉमी फॉलो करते हैं एंड बहुत कुछ फॉलो करते हैं। ओके, and as I said, Indian knowledge system or the ancient knowledge is never theoretical. It is always practical, that has been time tested through real life application, real life situations of thousands of years. Okay. एंड अगेन इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो इंक्लूसिव है। तुम राजा हो, तुम कॉमन पर्सन हो, तुम स्कॉलर हो, कोई भी हो, तुम इंडियन नॉलेज सिस्टम, द एंशियंट नॉलेज you could have consumed and you could still consume and so on. Ethical foundation, basically इंडियन नॉलेज सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रखी गई है कि जो नॉलेज है दैट इज ऑलवेज लिंक्ड टू धर्म, धर्म दैट इज राइट लिविंग। ओके, फिर आता है वेद। वेद क्या है, वेद कितने प्रकार के हैं एंड सो ऑन। तो वेद क्या है? वेद हमारे भारत के सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा सैक्रेड टेक्स्ट माने गए हैं, जिनको संस्कृत में लिखा गया था। वेद का मतलब है नॉलेज, दैट इज ज्ञान, एंड इनको कंसिडर किया जाता है डिवाइन नॉलेज। दिस इज अ डिवाइन नॉलेज दैट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय एनीवन, बट इट वाज रिवील्ड टू एंशिएंट सेजेस और द ऋषिज। ओके, एंड वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है उसको सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइम्स है, जिसमें हम भगवान जैसे देव जैसे कि इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव के बारे में प्रेज करते हैं। ओके, इनफैक्ट ऋग्वेद का जो पहला हाइम है इट इज डेडिकेटेड टू अग्निदेव। ओके, नेक्स्ट इज सामवेद। सामवेद बेसिकली कंटेन्स मेलोडीज एंड चांट्स। इट इज द वेदा ऑफ म्यूजिक। बेसिकली ऋग्वेद के अंदर जितने भी हाइम्स है, मंत्र है, इनको एक म्यूजिकल नोट देने का काम करता है सामवेद। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है, सैक्रिफाइसेस कैसे परफॉर्म करने हैं, यज्ञ कैसे करना है। एंड आखिर में अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्रैक्टिकल नॉलेज बताए गए हैं। इसमें हमें डेली स्पेल्स, चार्म्स, फोक मेडिसिन और एवरीडे विजडम देख सकते हैं इसमें हम। ओके, दैट इज ऑल फॉर द वेद। नेक्स्ट इज वैदिक कॉर्पस। वैदिक कॉर्पस बेसिकली मीन्स द कंप्लीट बॉडी ऑफ वैदिक लिटरेचर। इसमें सिर्फ 4 वेदों के बारे में नहीं, बट हम ब्राह्मणास दैट इज द रिचुअल एक्सप्लेनेशन, आर्यंकास that is the forest text for meditation, and most importantly Upanishads that is the philosophical discussion, and Vedang that is the supporting disciplines के बारे में पढ़ते हैं। इसमें से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उपनिषद्स और वेदांग्स। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग बेसिकली 6 सपोर्टिंग डिसिप्लिन्स हैं जो हमें वेदों को अच्छे से समझने और यूज़ करने में हेल्प करते हैं।
वेदांग का लिटरल मतलब होता है वेद और अंग। वेद दैट इज नॉलेज एंड अंग दैट इज पार्ट्स और लिम्स। ओके, तो ये हमें वेदा का, जैसा मैंने बोला, समझने और इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं। तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, सिक्स्थ ज्योतिष। शिक्षा दैट इज फोनेटिक्स, ये हमें बताता है कि वैदिक वर्ड्स को करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है। कल्प दैट इज रिचुअल प्रोसीजर, ये हमें बताता है कि वैदिक रिचुअल्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करना है। व्याकरण दैट इज ग्रामर, ये हमें बताता है कि संस्कृत लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है। इसके बारे में हम पनिनीज अष्टाध्यायी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। निरुक्त दैट इज एटिमोलॉजी, बेसिकली ये हमें बताता है कि वेदों के अंदर लिखे हुए शब्द का ओरिजिन और मतलब क्या है। छंद दैट इज मीटर, ये हमें बताते हैं कि वैदिक वर्ड्स के रिदम और पोएटिक स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रखने हैं। आखिर में आता है ज्योतिष। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, ये हमें बताते हैं स्टार्स और टाइम के स्टडी के बारे में, कि रिचुअल्स को कब, कैसे और कितने बजे से कितने टाइम में परफॉर्म करना है। ओके, अगला है वैदिक लाइफ के डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या क्या है। वैदिक लाइफ के डिस्टिंक्टिव फीचर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गुरुकुल सिस्टम, 4 आश्रम, यज्ञ, धर्म, सिंपल नेचर कलेक्टेड लाइफ एंड द वर्ण सिस्टम। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले वैदिक लाइफ क्या है। वैदिक लाइफ बेसिकली एक वे ऑफ लिविंग है जो कि एंशंट इंडियंस के द्वारा फॉलो किया जाता था, जो वेदों को फॉलो करते थे। इसके की फीचर्स थे, पहला गुरुकुल सिस्टम, जो स्टूडेंट होते थे, बालक होते, बाल, देयर इज अ टर्म राइट, किशोर एज को क्या बोलते हैं, when we are kishore, when we are young age, okay, the students used to live the students used to leave their home and go and live with a guru, teacher, who used to teach everything, like starting from the basics to uh, martial arts, weapon arts, dharma shastra, how to manage a state, how to manage, how to rule. That guru used to teach us everything. बेसिकली एक रेजिडेंशियल स्कूल जो तुम्हारे फुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता था। ओके, एंड फिर आता है 4 आश्रम। आश्रम से यहाँ पे रेफर किया जाता है स्टेजेस ऑफ लाइफ। बेसिकली हमारे जीवन में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ और चौथा संन्यास। काफ़ी सारे लोग चौथा संन्यास अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो लाइफ के 3 ही मेजर स्टेजेस होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ। ब्रह्मचार्य दैट इज द स्टूडेंट लाइफ विच इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड डिसिप्लिन। गृहस्थ इज द हाउस होल्डर्स लाइफ, बेसिकली वेयर वी फोकस ऑन फैमिली एंड वर्क। Vanaprastha is the retired life. When we have completed all our duties towards this life, we step back from the worldly duties and spend the rest of our life doing what we want, I guess. And the most important stage of life that most people can never achieve is the sannyas or the renunciation. It is the complete spiritual focus. Okay. Renunciation basically means हम हमारे सारे वर्ल्डली डिजायर्स को त्याग कर देते हैं। ओके, फिर आता है यज्ञ और द फायर रिचुअल। इसमें बेसिकली फायर सेरेमनीज को कैसे परफॉर्म करना है, गॉड्स को कैसे ऑनर करना है और नेचर के साथ हार्मनी कैसे मेंटेन करना है, ये बताया जाता है। फिर आता है धर्म। धर्म बेसिकली हर इंसान का, हर मनुष्य का एक धर्म होता है, एक ड्यूटी होता है जो उनके जीवन में उनको निभाना होता है। बेसिकली हम इस धरती पे आए हैं
हमारे इस धरती पे आने का कारण हमारा धर्म है. ओके. And during the ancient times, the life was always guided by the dharma or the righteousness. धर्म कई प्रकार के होते हैं. What do we say? पुत्र धर्म, और I forgot. What do we say? The warrior dharma is known as Kshatriya dharma. Yeah, Kshatriya dharma. Basically, when you read the Mahabharata or the Ramayana, Kshatriya dharma is the word that will be the most highlighted. Okay. And even in Mahabharata, the Putra dharma or the Mitra dharma, I don't know if Mitra dharma is something a real word, जो बेसिकली जो कर्ण ने निभाया था दुर्योधन के लिए. Even though he knew that Duryodhan was wrong, he still went on to support him and fought from his side. That was his Mitra Dharma. Okay. And one more example. What can I give? Yeah, you get the point, right? अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा. Next is simple and nature connected life. तो बेसिकली उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो नेचर के क्लोज रहते थे, लाइक सिंपल खाते थे, सिंपल तरीके से रहते थे और प्रत्येक हर लिविंग बीइंग को रिस्पेक्ट करते थे. एंड आखिर में वर्ण सिस्टम इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड पार्ट, नॉट इन थ्योरी, नॉट फॉर यू स्टूडेंट्स, आई मीन रियल लाइफ में. वर्ण सिस्टम जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का वर्ण सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज था. अभी आई थिंक अभी भी कंफ्यूज है. बेसिकली वर्ण सिस्टम में क्या होता है कि सोसाइटी को डिवीजन में बांट दिया जाता है, जो आज के टाइम पे तुम कास्ट बोलते हो, राइट? तो सोसाइटी का डिवीजन, बट it was never meant to be by birth. It was always meant by profession. थ्रू प्रोफेशन सोसाइटी को 4 डिविजन्स में बांटा गया था. ब्राह्मण, जिसमें आते थे टीचर्स, प्रीस्ट, फिर आते थे क्षत्रिय, द वॉरियर्स और द रूलर्स, वैश्यस, that is the traders, and shudras, that is the service providers. And the division happened by your choice, what you chose. Like if you wanted to be a warrior, you could be considered a kshatriya division. If you wanted to be a trader, you can be considered a vaishya division. If you wanted to be a service provider, you could be considered shudra division. And if you wanted to, like what do we say, study and teach the Ved or the Vedic what we can like covered Vedic corpus, then you could be considered the Brahman. Okay, it was never meant to be by birth. I hope that is clear. Okay, अगला है एंड आखिरी टॉपिक है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम. इंडियन फिलोसफी को हमने थ्रू आउट द हिस्ट्री 2 मेजर कैटेगरीज में बांटा है. एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक. नास्तिक का मतलब एथिस्ट नहीं, नास्तिक का मतलब है दे डोंट बिलीव द वेदास एज द सुप्रीम. आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है या ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है, दे कंसिडर्ड वेदास एज अ सुप्रीम अथॉरिटी. एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स. दोज आर न्याय, वैशेषिक, सामख्य, योग, मीमांसा and Vedanta. And then we have the Gnostic school of philosophy or the unorthodox school of philosophy. Basically, where they believed that the Vedas were not supreme. And we had a total of 3 major schools of unorthodox philosophy, that is the Buddhism, Jainism, and Sharvaka. Let's cover one by one. The Orthodox school of philosophy, basically, टोटल 6 होते थे. न्याय, वैशेषिक, सामख्य, योग, मीमांसा और वेदांत. ओके, तो सबसे पहले आता है, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसी ऑर्डर में है,
दिस इज नॉट ऑर्डर्ड, हम लाइक जनरली जब पढ़ते हैं तो इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे न्याय और द लॉजिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। इसको महर्षि गौतम, नॉट द गौतम बुद्ध, there was a Maharishi Gautam. He founded the Nyaya school of philosophy. The core idea was that you can understand truth only through valid reasoning and logic. Basic context is question everything, debate everything, then only you can realize the ultimate truth. Okay, basically इन्होंने debates के rules and अनुमान method of inference को डेवलप किया था। एंड तुम इसको मान सकते हो कि ये एंशियंट इंडियन लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग को पे बेस्ड है। ओके, अगला है वैशेषिक और द एटॉमिक थ्योरी ऑफ स्कूल। इट वाज द फर्स्ट atomic theory in human history, I would say. It was founded by Maharishi Kannad. बेसिकली द कोर आइडिया वाज दैट जो यूनिवर्स है वो छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, इंग्लिश में एटम्स। एंड हम आसपास जो भी देखते हैं वो सब कुछ एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है। दिस वाज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, ancient Indian version of atomic theory predating modern science. Okay. Then comes the Samakya or the dualism school. Samakya was founded by Maharishi Kapila. Basically, the core idea was that the reality consists of two eternal principles, Purusha and Prakriti. Purusha, that is pure consciousness or the soul, and Prakriti, that is matter or nature. यूनिवर्स तब एग्जिस्टेंस में आता है जब पुरुष प्रकृति से कांटेक्ट करता है, ओके, इंटरैक्ट करता है, दैट इज द सोल कॉन्टैक्ट्स द नेचर। एंड लिबरेशन तभी होगा जब सोल रिकॉग्नाइज करेगा कि ये प्रकृति से अलग है। इट इज नॉट बाउंडेड टू प्रकृति। Soul is always pure, it is always nascent. When it realizes that, it gets the moksha. Okay. Then comes the yoga. Yoga, or the discipline school of Indian philosophy, was founded by Maharishi Patanjali, and all his teachings, all his words were codified in Yoga Sutra. The core idea of yoga is that moksha or the liberation is achieved by controlling the mind through physical postures or the asanas, breathing control or the pranayam, and meditation or the dhyan. Yoga is both a practice and a philosophy. Okay. Then comes Mimamsa or the ritual school of Indian philosophy. It was founded by Maharishi Jamini, and the core idea was the Vedas are eternal and infallible. Basically, Vedas, मतलब मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी में हम वेद को एकदम प्योर, लाइक हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी जो मान सकते हैं, इट इज दैट। एंड इसमें हमें वैदिक रिचुअल्स को कैसे करेक्टली परफॉर्म करना है, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ वंस लाइफ, ये सिखाया जाता था। एंड when we perform the Vedic rituals correctly, we perform the highest duty of our life correctly, we attain moksha, the liberation. And it is less about spirituality, it is more about duty and ritual action. And finally, the Vedanta school of philosophy. Vedanta school of philosophy was not particularly founded by anyone. It is always based on Upanishads. And इनके मेजर इंटरप्रेटर्स तीन आचार्य, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एंड माधवाचार्य। ओके, इसका कोर आइडिया था कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, आई वुड नॉट से ब्राह्मण, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वुड बी ब्रह्मन। ब्रह्मन है, वो है यूनिवर्सल सोल, is the ultimate reality, and the Atman or the individual soul is either identical or in relation with Brahman. And the liberation, that is the realizing this truth, you attain the moksha. And Vedanta school of philosophy is the most influential school of Indian philosophy.
ओके, आखिर में आते हैं अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, बेसिकली दोज हु रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेद। सबसे पहला है बुद्धिज्म, दैट इज दैट वाज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। आई लाइक एक्चुअली मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया था। बुद्धिज्म में सिद्धार्थ गौतम इज आई थिंक 24th बुद्ध। वेट, लेट मी चेक। गौतम is 24th. Sorry, not 24th, 28th. 28th. What is? Huh, 28th Buddha. And there were 27 Buddhas before him. The first Buddha was wait. Tanhankara. I don't know if I have pronounced it correctly. The first Buddha was Tanhankara. And then 27th was Kasapa. And finally 28th is a Gautama or the Siddhartha Gautam. Which Siddhartha Gautam is considered like normally he is considered the founder of Buddhism, who came in 6th century BCE, and the core idea was that life is a suffering, dukh, and suffering comes from desire, and इस दुख को खत्म करने का एक ही तरीका है, डिजायर को खत्म करो। खत्म ना करो, basically you have to maintain a balance, right? Path of balance is not, you should not indulge too much in worldly desire, but you should also not get too much ascetic. Okay, basically the idea is the path of ending the suffering is eightfold path: right thought, right action, and so on, and four noble truths. इन्होंने आइडिया ऑफ वेद, कास्ट और रिचुअल को वो किया है, रिजेक्ट किया, and the goal was moksha, obviously, and moksha in Buddhism is called as nirvana, that is the freedom from the cycle of birth and death. Okay, Jainism, which was founded by Mahavira or the 24th Tirthankara. Basically, there are 23 more Tirthankaras before Mahavira who can be considered the founder of Jainism in the current cosmic cycle. There is a lot of like philosophy and not philosophy. There is a lot of history. Like you, if you want, you can research. It's quite exciting. I did the research. So what Jainism is considered is there are cosmic cycles, okay, and every cosmic cycles we have 24 Tirthankaras. Mahavira was the last Tirthankara who founded Jainism according to world, okay, not according to Jainism. According to world, the 24 Tirthankara uh, founded Jainism, and Jains personally believe that 24 Tirthankara or the Mahavira basically what do we say, उन्होंने वापस से जो लॉस्ट जैनिज्म के थॉट्स थे उनको वापस से उजागर किया, वापस से फेमस किया, but he was not the founder of Jainism. Okay, and he also came 6th century BC. मैंने कहीं और भी पढ़ा था, like I'm not sure, like मैंने पढ़ा था एंड आई डो नॉट गारंटी कि यही सही है, और मैं ये भी नहीं कहता कि ये सही है। मैं कोरा में पढ़ रहा था कि like some considered Siddhartha Gautam was a student of Mahavira because Mahavira had a student named Gautama. Gautam Gandhar something. Wait, let me check. Student of Mahavira. Mahavira. Gautama.
Yeah, it was Gautam Gandhara. Gandhara was not the name. Basically, Mahavira had 11 chief disciples. Gandhar, nahi, Ganadhara. Sorry, Ganadharas. Ganadhara is the uh, term for chief disciple. The name was Indrabhuti Gautama or Gautama Swami. I'm not sure. Like I heard, like read it in a Quora. Okay, but Gautam, Siddhartha Gautam, and most probably Indrabhuti Gautam is different. Okay, did I pronounce the name right? Gautama Swami, Indrabhuti Gautam. Okay, right. Let's go on. हम बहुत ज़्यादा deviate हो गए हमारे topic से. So the core idea was of Jainism is that soul can be freed by following three major philosophies, that is ahimsa, satya, and aparigraha. Ahimsa, that is non-violence, satya, that is truth, and aparigraha, that is non-possessiveness. Jainism also believed in Anekanta Vada, that is the satya or the truth, have many sides. Like I always say, in my personal life, I always say, there is nothing called truth. सच्चाई नहीं होती. सच्चाई is what you see. जरूरी नहीं कि तुम करेक्ट हो, तुम सही हो, तुम सच बोल रहे हो. तुम्हारा जो सच है वो किसी और के लिए झूठ हो सकता है फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. ट्रुथ इज ऑलवेज रिलेटिव एंड जैनिज्म ऑलवेज फॉलोड दैट. Truth has have many sides and not never a single viewpoint is correct. Completely correct, actually. That is a correct term. Anyway, okay. Wait. So next is Sharvaka. Sharvaka is the, like I would say, I find the most funny. Materialistic school. Basically इसमें क्या होता है कि जो तुम एक्सपीरियंस करते हो और जो तुम देखते हो बस वही सत्य है. उसके अलावा मरने के बाद कुछ नहीं है. तुम मर गए तो तुम्हारी कहानी खत्म है. कोई आफ्टर लाइफ नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई रिचुअल का पॉइंट नहीं है. जितना मजे कर सकते हो तुम करो इस दुनिया में. एंड ऑल अवॉइड पेन. दैट इज द like philosophy of Sharvaka, and it is the ancient atheist philosophy of India. Okay, that's all for the first module. थोड़ा डेविएट हो गए थे हम लोग. आई होप यू डिडंट माइंड दैट बिकॉज आई क्वाइट लाइक आई रियली फाइंड ऑल ऑफ दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो मैं बोलने लग जाता हूँ. आई एम सॉरी अबाउट दैट. एंड लाइक मैंने जो जो बोला इसमें से मेरा कुछ भी पर्सनल ओपिनियन नहीं था. एवरीथिंग वॉज लाइक वॉट आई रेड ऑन कोरा. ओके, दैट्स ऑल. अगले मॉड्यूल पे मिलते हैं. हेलो एंड वेलकम बैक टू वन नाइट प्रेप, जहाँ मैं एक रात पहले आपका का पूरा सिलेबस ख़त्म करने में हेल्प करता हूँ. सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का दूसरा मॉड्यूल, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का विथ टाइम इंडिया में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए. ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूमरल सिस्टम के बारे में, ज़ीरो के बारे में, डेसिमल के बारे में, एंशिएंट मैथमेटिशियंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में और की एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में. तो हमारा पहला टॉपिक है इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड मैथमेटिक्स. इंडियन न्यूमरल सिस्टम क्या है? इंडियन न्यूमरल सिस्टम एक प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम है जिसमें हम 10 डिजिट्स 0 से 9 का इस्तेमाल करते हैं. जी हाँ, आज जो हम मॉडर्न मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं डेसिमल सिस्टम और बेस 10 सिस्टम, वो इंडिया में ही डेवलप किया गया था. इसको हम प्लेस वैल्यू सिस्टम भी बोलते हैं. मतलब इसमें जो डिजिट का प्लेस है, मतलब कहाँ का उसको प्लेस किया जा रहा है, उसका खुद का वैल्यू होता है. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी गो फ्रॉम वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन. ओके, सो इस सिस्टम को इंडिया में डेवलप किया गया था और बाद में अरेबिया में स्प्रेड किया गया एंड देन टू यूरोप. एंड दैट इज़ वाई इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं. क्योंकि ये इंडिया, इसको हिंदू अरबिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया से अरेबिया गया एंड फिर अरेबिया से यूरोप गया. ओके, एंड दैट्स वाई हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम. आई होप यू गेट द पॉइंट. सो नेक्स्ट है
यही नंबर सिस्टम अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल सिस्टम बेसिकली एक काउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम पावर ऑफ टेंस का इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल जो शब्द है वो आता है लैटिन के डिसिम शब्द से, जिसका मतलब है 10। इस सिस्टम में हर पोजीशन पिछले पोजीशन से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे कि टेंस 1 से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, 100 10 से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, एंड सो ऑन। ओके, इस एग्जाम्पल में हम दे रहे 352। इसमें जो 2 का है वो वंस वैल्यू है, 5 का टेंस वैल्यू है, एंड 3 का हंड्रेड्स वैल्यू है। ओके, और इंडिया ने इस सिस्टम को डेवलप किया था, जिसने पुराने क्लमजी ओल्डर सिस्टम्स को, जैसे कि रोमन न्यूमरल सिस्टम है, उनको रिप्लेस किया और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ज़्यादा सिंपल बनाया। ओके, फिर आता है डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का डिस्कवरी किसने किया? अब ये आप बहुत जगह देखोगे, कहीं कहीं लिखा होगा कि आर्यभट्ट ने किया, कहीं कहीं लिखा होगा ब्रह्मगुप्त ने किया। तो लेट मी क्लियर कि आर्यभट्ट ने कहते हैं ज़ीरो का सिर्फ सॉरी ज़ीरो का अर्ली कॉन्सेप्ट दिया था और सिंबल प्रोवाइड किया था, और इसको प्राइमरीली एक प्लेस होल्डर की तरह इस्तेमाल करते थे वो अपने न्यूमरल सिस्टम में। ओके, तो हेयर मैंने लिखा हुआ है, आचार्य आर्यभट्ट in 5th century CE invented the early concepts and symbols for the zero, using it primarily as a placeholder in his numerical system to make calculations easier. जो जीरो का मेन काम किया था वो किया था आचार्य ब्रह्मगुप्त ने। तो देखते हैं, जीरो के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जीरो जो है वो बोथ एक नंबर है और एक प्लेस होल्डर है। ओके, और प्लेस होल्डर में ये एम्प्टी पोजीशन शो करता है। जैसे कि 305 में ये शो कर रहा है कि इस नंबर में कोई भी टेंस वैल्यू नहीं है, और एज अ नंबर इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, और यही चीज ब्रह्मगुप्त ने बताई थी। तो आचार्य ब्रह्मगुप्त को फादर ऑफ मॉडर्न जीरो भी कहा जाता है। ओके, अंडरलाइन नहीं हो रहा, सॉरी। सो आचार्य ब्रह्मगुप्त को फादर ऑफ मॉडर्न जीरो भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी 628 सीई के वर्क में, जो कि है ब्रह्मस्पुता सिद्धांत, उसमें पहले मैथमेटिशियन बने जिसने जीरो का फॉर्मल रूल्स डिफाइन किए थे। ओके, अरिथमेटिक में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले किसी भी सिविलाइजेशन ने जीरो को एज अ नंबर फॉर्मलाइज नहीं किया था। जीरो का इन्वेंशन आज के मॉडर्न डिजिटल एज, कंप्यूटिंग एज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हायर मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर में एज वी नो कि बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जीरो और वन। जीरो अगर होता ही नहीं तो बाइनरी सिस्टम कभी बनता ही नहीं। सो इंडिया में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही ज़्यादा यूनिक अप्रोच हुआ करता था। तो एंशंट इंडियंस के पास बहुत सारे क्रिएटिव सिस्टम थे बड़े बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 मेन सिस्टम हुआ करते थे पुराने ज़माने में: कठपयादी सिस्टम, भूत सामक्य सिस्टम, और आर्यभट्टाज लेटर कोड। कठपयादी सिस्टम में हम संस्कृत अल्फ़ाबेट्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन किया करते थे, ताकि जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसको मीनिंगफुल वर्ड्स या फ्रेजेस के अंदर हाइड किया जा सके और याद करने में आसानी हो। उसी तरह से भूत सामक्य सिस्टम में हम कॉमन ऑब्जेक्ट्स, जो डे टू डे कॉमन ऑब्जेक्ट्स है, उनका इस्तेमाल करते थे नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आंखों का इस्तेमाल करते थे 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, मून का इस्तेमाल करते थे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, सीजन्स का इस्तेमाल करते थे 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड सो ऑन। और इससे हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके नंबर्स को एनकोड कर सकते थे, एंड इसको पोएटिक और मेमोरेबल भी बना सकते थे। फिर आता है आर्यभट्ट का लेटर कोड। आर्यभट्ट ने नंबर वैल्यूज कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स को असाइन किए थे ताकि वो बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, फिर आता है एंशंट इंडियन मैथमेटिशियंस।
जिन्होंने हमारे मैथमेटिक्स को डिफाइन किया। इसमें हम आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य भास्कर वन, महावीराचार्य और भास्कराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य आर्यभट्ट, जो 476 से 550 सीई में जिए थे। तो उन्होंने 23 की एज में आर्यभट्टिया लिखी थी। इसमें उन्होंने वैल्यू ऑफ पाई दिया था, जो कि उन्होंने दिया था 3.1416 एंड दैट इज करेक्ट टू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इससे पहले किसी ने इतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया था। उन्होंने ये भी साबित किया था, मैथमेटिकली प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे रोटेट करता है एंड स्काई मूव नहीं करता। और यही जो मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्होंने दिए थे, ये इसको कह सकते हैं कि हेलियोसेंट्रिज्म के पहले जस्ट अर्ली क्या कहते हैं प्रेडिसेसर्स थे। इसी कैलकुलेशन से हम हेलियोसेंट्रिज्म भी बता सकते थे, बट वो नहीं बता पाए थे उस टाइम पे, क्योंकि मे भी पता नहीं, मैं नहीं था उस वक्त तो मुझे नहीं पता। बट इन्हीं कैलकुलेशन से हम हेलियोसेंट्रिज्म भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सन को स्टेशनरी माना। इस कैलकुलेशन के हिसाब से सन को स्टेशनरी माना जाता है। और इन्होंने सोलर और ल्यूनर एक्लिप्सेस को भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दिया, साइन फंक्शन दिया मैथमेटिक्स को। तो बहुत सारा काम किया इन्होंने। फिर आते हैं आचार्य ब्रह्मगुप्त, 598 से 668 सीई। इन्होंने लिखा था ब्रह्मस्पुता सिद्धांत, ठीक है। और इन्होंने फॉर्मली जीरो और नेगेटिव नंबर्स के रूल्स को डिफाइन किया पहली बार। और जैसे कि इन्होंने बताया 0 + 0 0 होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। ये सब इन्होंने ही बताया था, ओके। एंड इन्होंने अलजेब्रा में काम किया और बहुत सारे की कंट्रीब्यूशंस दिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के लिए ज्योमेट्री के अंदर। फिर आते हैं आचार्य भास्कर वन, जो कि 7th सेंचुरी सीई में थे। इन्होंने पहली बार हिंदू डेसिमल सिस्टम को क्या कहते हैं डिफाइन किया और जीरो के लिए एक सर्कल का इस्तेमाल किया। इन्होंने आर्यभट्ट की ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी के कामों को आगे एक्सपैंड किया और इन्होंने एक एलिगेंट अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला दिया साइन फंक्शन के लिए। फिर आए महावीराचार्य 9th सेंचुरी सीई में। इन्होंने लिखा था गणित सरह संग्रह, ये जो कि पहली मैथमेटिक्स बुक बनी जो कि प्योरली मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड थी। इन्होंने एडवांसेस किए फ्रैक्शन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, और काफ़ी सारे इक्वेशंस का सोल्यूशन दिया। इन्होंने बताया कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही मिलेगा। आखिर में आए भास्कराचार्य या आचार्य भास्कर 12th सेंचुरी सीई में। इन्होंने कई सारे किताबें जैसे कि लीलावती, बीजगणित लिखे। लीलावती जो था वो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए था और बीजगणित अलजेब्रा के लिए। और इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए जो कि कैलकुलस के प्रीकर्सर्स थे, जैसे कि डेरिवेटिव्स और नोशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना, ये वो इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने इनडिटरमिनेट इक्वेशंस को सॉल्व किया और एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशंस दिए। फिर आता है इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ऑल ओवर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन एस्ट्रोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, मेजरली 3 पीरियड्स में। पहला वैदिक पीरियड, दूसरा सिद्धांतिक पीरियड एंड आखिर में केरला स्कूल्स। वैदिक पीरियड दैट इज 1500 to 500 BCE, इसमें हम नक्षत्र दैट इज स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ते थे और जिनको ऑब्जर्व किया जाता था ताकि रिचुअल्स के लिए कैलेंडर बनाया जा सके। ज्योतिष वेदांग सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट मानी जाती है। फिर आया सिद्धांतिक पीरियड जो कि 4th सेंचुरी से 12th सेंचुरी सीई के बीच में। इसमें मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया। बेसिकली वैदिक पीरियड में जो हमें चीज़ें बताई गई थी वो उसके पीछे के मैथमेटिकली प्रूव किए गए थे उन्हें। और बहुत सारे मेजर टेक्स्ट जिनको हम सिद्धांत बोलते हैं वो पब्लिश किए गए थे, जैसे कि आर्यभट्टिया, ब्रह्मस्पुता सिद्धांत एंड सो ऑन, ताकि एक्यूरेट प्लानिटरी कैलकुलेशंस साबित किए जा सके। फिर आए केरला स्कूल्स
14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी सीई में, जिन्होंने बेसिकली अर्लियर एस्ट्रोनॉमर्स के वर्क को एडवांस किया, कैलकुलस डेवलप किया, अर्ली कैलकुलस डेवलप किया और प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस दिए, जो कि यूरोपियन कैलकुलेशन से 200 साल से भी ज़्यादा आगे थे। ओके, तो मेजर की एस्ट्रोनॉमर्स, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कौन कौन थे? आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य वराह मिहिरा और नीलकंठ सौम्याजी। आचार्य आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था कि अर्थ जो है, साबित किया था, बताया नहीं था, साबित किया था, जो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, जिसके कारण दिन और रात हो रहे हैं। ओके, इन्होंने सोलर ईयर का कैलकुलेशन भी किया, जो कि उन्होंने बताया था 365.358 डेज एंड दैट इज वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यू। और इन्होंने एक्लिप्सिस के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिए कि अर्थ और मून एक दूसरे के ऊपर कैसे शैडो फॉर्म करते हैं। ओके, फिर आए आचार्य ब्रह्मगुप्त। आचार्य ब्रह्मगुप्त ने अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया, जो उन्होंने दिया था अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर, विच इज़ वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यू विच इज़ 40,075 किलोमीटर्स। इन्होंने पहली बार ग्रेविटी के बारे में भी मेंशन किया कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो अर्थ पे गिरते हैं, क्योंकि अर्थ का खुद का एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, फिर आए वराह मिहिरा। वराह मिहिरा जो थे वो ब्रह्मगुप्त से पहले आए थे, 505 to 587 बीसी, सॉरी सीई। इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी थी। बेसिकली पंच सिद्धांतिका उस टाइम के 5 मेजर एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल्स का समरी था। ओके, इन्होंने बृहत संहिता भी लिखी, जो कि एस्ट्रोलॉजी, मीटरोलॉजी और नेचर के बारे में किताब थी। और इन्होंने मॉनसून प्रेडिक्शन का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करवाया। फिर आखिर में आए आचार्य नीलकंठ सौम्याजी, जो कि केरला स्कूल में थे 1444 से 1544 सीई। इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी 1500 में, तंत्र संग्रह, जिसमें इन्होंने पहली बार कह सकते हैं, हाँ, पहली बार जियो हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रपोज किया एंड मैथमेटिकली प्रूफ किया। ये पार्शियल हेलियोसेंट्रिक मॉडल था सोलर सिस्टम का, जिसमें माना गया कि सन जो है वो सेंटर ऑफ क्या कहते हैं सोलर सिस्टम है, एंड उसके इर्द गिर्द उस टाइम के रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट्स, जो कि है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, और शायद से एक और था, 6 प्लैनेट्स उस टाइम रिकॉग्नाइज किए जाते थे। ओ, शायद से 6 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, एंड 5 प्लैनेट्स जो कि है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते थे। एंड अर्थ जो है वो अर्थ भी स्टेशनरी है लाइक सन, इसलिए इसको पार्शियल हेलियोसेंट्रिक या फिर जियो हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहते थे। अब तुम पूछोगे कि ठीक है, सभी प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करवा दिया, बट अर्थ को क्यों स्टेशनरी रखा? तो उस टाइम पे हमें जो रिचुअल कैलेंडर्स के कैलकुलेट करने के लिए जो अर्थ को है स्टेशनरी मानना पड़ता था, ताकि कैलकुलेशंस जो है वो सिंपल हो सके, इसलिए उन्होंने अर्थ को स्टेशनरी ही माना। ओके, तो जैसा मैंने समझाया कि नीलकंठ सौम्याजी ने पार्शियल हेलियोसेंट्रिक या जियो हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया सोलर सिस्टम का, जिसमें इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, और इसमें ठीक से मेंशन नहीं है, मैंने थोड़ा नेट पे रिसर्च किया था, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन सबको सूरज के इर्द गिर्द घूमते हुए बताया है, और सूरज को स्टेशनरी बताया है, और अर्थ को भी स्टेशनरी बताया है। और ये इन्होंने कोपेर्निकस के बारे में, कोपेर्निकस से पहले दिया था, जिसने अपना हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था 1543 सीई, मतलब 50 अप्रॉक्सीमेटली 50 साल पहले नीलकंठ सौम्याजी ने ऑलरेडी अपना हेलियोसेंट्रिक मॉडल दे दिया था। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी जागेगी, तो पहला हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था? पहला हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था एरिस्टार्कुस ऑफ सामोस ने, जो कि उन्होंने दिया था 3rd सेंचुरी सीई में, जो कि बहुत पहले था। अब तुम पूछोगे कि नीलकंठ सौम्याजी के आचार्य नीलकंठ सौम्याजी जी से पहले किसी ने भी क्या कहीं भी मेंशन नहीं था हेलियोसेंट्रिज्म के बारे में? था।
तो हेलियोसेंट्रिज्म दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन के बारे में मेंशंस देखे गए हैं ऋग्वेद में वर्ड्स 10.22.14, 10.149.1 और 10.189.1 में। और आयतारिया ब्राह्मणा में वर्स 3.44 में मेंशन है स्पेसिफिकली कि सन जो है वो स्टेशनरी है और अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट करता है विच कॉजेज डे एंड नाइट। यजुर्वेद में भी वर्स 3.6 में ये मेंशन है कि अर्थ अपनी मदर लाइक एक्सेस पे रोटेट करता है एंड फादर लाइक सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो यही सब था एंशंट इंडिया का मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। आई होप आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से, इस मॉड्यूल से क्लियर हो चुके हैं। एंड विद दैट वी हैव फिनिश दिस मॉड्यूल और अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे मिलते हैं। थैंक यू एंड स्टे विद अस। हेलो एंड वेलकम बैक टू वन नाइट प्रेप, जहां मैं आपकी हेल्प करता हूं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने में सिर्फ एक रात में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का तीसरा मॉड्यूल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज। इसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, माइनिंग्स के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, डाइज के बारे में और शिप बिल्डिंग के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है मेटल एंड मेटल वर्किंग। तो मेटल वर्किंग क्या है? मेटल वर्किंग एक प्रोसेस है मेटल एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम ओर्स एंड उनको शेप देना इनटू यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। Ancient Indians were highly skilled in working with iron, copper, bronze, gold, silver, zinc and mercury, और उनके टेक्निक्स इतने ज़्यादा एडवांस थे कि उनके कुछ कुछ ऐसे क्रिएशंस हैं जो आज तक विदाउट रस्टिंग, विदाउट डिकेइंग अभी भी प्रेजेंट है इन रियल टाइम। सबसे फेमस एग्जाम्पल हो गया आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो कि बनाया गया था 4th सेंचुरी सीई में, जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अभी भी खड़ा है। ये 7 मीटर का आयरन पिलर 1600 साल से अभी तक रस्ट नहीं हुआ है। ओके, एंड मॉडर्न साइंटिस्ट ने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है कि ये इसलिए है क्योंकि इसमें एक यूनिक फॉस्फरिक आयरन का इस्तेमाल किया गया है एंड इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का इस्तेमाल किया गया है। और ये मेटलर्जिकल मास्टरी का एक ऐसा लाइक मिरेकल है जो अब जाके ही 21st सेंचुरी में साइंटिस्ट रेप्लिकेट कर पाए हैं। आज 21st सेंचुरी से पहले हम लोग रेप्लिकेट नहीं कर पाए थे आज तक। अब हमारा अगला टॉपिक है वुड स्टील। वुड स्टील, जिसको ऊकू स्टील या डेमास्कस स्टील, जी हाँ, वर्ल्ड फेमस डेमास्कस स्टील, जिसका रियल नाम है वुड स्टील या ऊकू स्टील। इसका इन्वेंशन साउथ इंडिया में हुआ था। ये एक हाई क्वालिटी स्टील है जिसको अपने समय में फाइनेस्ट स्टील के नाम से भी जाना जाता था। इसका इन्वेंशन अराउंड 300 BCE में हुआ था। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील है जो शार्प एज होल्ड कर सकता है एंड इसमें डिस्टिंक्टिव वेवी पैटर्न्स शो किए होते हैं। इसका एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से मिडिल ईस्ट एंड देन टू यूरोप, जिसको वहाँ पे वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्टील का खिताब मिला था। इसके अंदर एक स्पेशल वुड्स क्रूसिबल स्मेल्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेसिकली हम मेटल को मेल्ट करते हैं, मेटल को, एलॉयज को और कार्बन रिच मटेरियल और आयरन को मेल्ट करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं एक स्पेशलाइज्ड हाई टेम्परेचर कंटेनर में, जिसको हम क्रूसिबल कहते हैं। तो इसमें हम आयरन को कार्बन रिच मटेरियल्स के साथ मेल्ट करके एक अल्ट्रा हार्ड स्टील बनाते हैं और ये कई दशकों तक, कई सेंचुरीज तक, कई मिलेनियम्स तक वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्टील का खिताब था इसके पास। अभी तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इससे भी बेटर बना सकते हैं, बट डेमास्कस स्टील वाज द ट्रेंड।
फिर आता है माइनिंग एंड ओर एक्सट्रैक्शन। माइनिंग क्या है? माइनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम अर्थ के अंदर डिग करते हैं, खोदते हैं और वैल्यूएबल मिनरल्स को और ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर एक्सट्रैक्शन बेसिकली सेपरेट एक मेथड है जिससे हम यूजफुल मेटल्स को फ्रॉम इट्स सराउंडिंग रॉक्स सेपरेट करते हैं। और एंशंट इंडिया में लार्ज स्केल में माइनिंग ऑपरेशंस हुआ करते थे, जैसे कि कर्नाटका में गोल्ड की माइनिंग, राजस्थान में कॉपर की माइनिंग, आयरन माइनिंग। जवार माइंस एक वर्ल्ड फेमस एंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट जिंक माइन है, उसमें हम जिंक का माइनिंग करते थे एंड प्रेशियस स्टोन्स। यहाँ तक कि 3rd सेंचुरी बीसीई में लिखी गई अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, इसमें डेडिकेटेड सेक्शन है जिसमें माइनिंग को कैसे गवर्न करना है ये बताया गया है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि गवर्नमेंट का माइंस के ऊपर कैसे कंट्रोल होना चाहिए, ओर टेस्टिंग के टेक्निक्स क्या क्या है, रिफाइनिंग मेथड्स क्या क्या है, और ओर चुराने के पनिशमेंट्स। और ये दर्शाता है कि उस टाइम पे माइनिंग जो था एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट एक्टिविटी हुआ करता था। अगला है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता था और इसमें साइंस, आर्ट इन दोनों का ही बखूबी इस्तेमाल होता था। इसमें हम बेसिकली बिल्डिंग्स, सिटीज़, टेम्पल्स, वाटर सिस्टम्स, मॉन्यूमेंट्स को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करते थे यूजिंग अवेलेबल मटेरियल एंड नॉलेज ऑफ फोर्सेस। अब नॉलेज ऑफ फोर्सेस का यहाँ से मतलब है बेसिकली ग्रेविटेशनल लोड, सीस्मिक एक्टिविटी और एनवायरमेंटल एलिमेंट्स को हम कंबाइन बैलेंस करते थे बाय कंबाइनिंग अप्लाइड मैकेनिक्स एंड मेटाफिजिकल हार्मनी। मेटाफिजिकल हार्मनी में बेसिकली वास्तुशास्त्र, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड हाई लेवल मैकेनिक्स। बिकॉज आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे भी हमारे पुराने ज़माने के जो मंदिर है वो हाई लेवल फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और एंशंट इंडियंस ने इन्हीं का इस्तेमाल करके प्लांट सिटीज से लेके मैसिव टेम्पल्स बिल्ड किए, ऑल विथ प्रिसीजन, लाइक अमेजिंग प्रिसीजन। और बेसिकली नॉलेज ऑफ फोर्सेस में हम चार पिलर्स का इस्तेमाल करते थे। बेसिकली जब कुछ बिल्ड करते थे पुराने ज़माने में एंशंट इंडियंस, तो वो चार चीज़ों का ध्यान रखते थे। ग्रेविटी एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते थे भरा परीक्षा। सेस्मिक रेजिलियंस, जिसको बोलते थे भूकंप प्रतिरोध। कॉस्मिक अलाइनमेंट, जिसको बोलते थे दिक दिक निर्णय। एंड डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग। बेसिकली टाउन का प्लानिंग कैसे होता था, इसका प्राइम एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। 5,000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 2600 टू 1900 BCE में था इन सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाउन प्लानिंग शो करते हैं। इसमें हम देख सकते थे ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स एंड वास्तुशास्त्र। ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स, जो कि आज के टाइम पे जो प्लान्ड सिटीज़ होते हैं, जिनके रास्ते स्ट्रेट होते हैं एंड एक दूसरे से राइट एंगल पे मिलते हैं, वो पैटर्न 5,000 साल पुराने शहर जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में थे, हुआ करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो में उस टाइम का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम बनाए गए थे, दुनिया के पहले अर्बन सैनिटेशन सिस्टम, जिसमें कवर्ड सीवर्स हुआ करते थे, ड्रेनेज चैनल्स हुआ करते थे एंड मैनहोल्स हुआ करते थे। और स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, बेसिकली आज के टाइम पे जो ब्रिक का रेशियो इस्तेमाल किया जाता है 1:2:4, दैट इज थिकनेस इज टू विथ इज टू लेंथ। मतलब 4 पार्ट्स ऑफ लेंथ, 2 पार्ट्स ऑफ विथ एंड 1 पार्ट्स ऑफ थिकनेस। This ratio was so perfect that even the modern engineers still use this ratio while creating bricks. And
Lastly, the Vastu Shastra. Ancient Indians basically साइंस ऑफ स्पेस, डायरेक्शन एंड आर्किटेक्चर में बिलीव करते थे. इसमें ये सिटी प्लानिंग, हाउस कंस्ट्रक्शन, टेम्पल डिज़ाइन, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो एंड अलाइनमेंट विथ नेचर के हिसाब से बनाया करते थे. फिर एंशंट इंडियन कंस्ट्रक्शन में जनरली क्या क्या चीज़ें, कौन से टाइप के मटेरियल्स इस्तेमाल होते थे. बर्न्ड ब्रिक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, वुड हो गया, लाइम मोटार हो गया और आयरन क्लैम्प्स हो गए. बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल इंडस वैली में वॉल्स, ड्रेन्स और प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल किए जाते थे. स्टोन्स का इस्तेमाल टेम्पल्स और पिलर्स बनाने के लिए, जैसे कि अशोका पिलर, और किले बनाने के लिए किया जाते थे. वुड का इस्तेमाल दरवाजे, पिलर्स, रथ और जहाज़ों में बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे. लाइम मोटार बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइम है, एंड वाटर का मिक्सचर एज अ सीमेंट इस्तेमाल किया जाता था ताकि स्टोन्स को बाइंड किया जा सके. एंड फाइनली आयरन क्लैम्प्स, आयरन हुक्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि पत्थरों को एक साथ पकड़ा जा सके इन टेम्पल्स. एंड आखिर में, नहीं नॉट आखिर में, कंस्ट्रक्शन अप्रोचेस एंड की टेक्स्ट. तो जब हम बिल्डिंग्स, एंशियंट इंडिया में जब बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, तो कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट, कुछ स्पेसिफिक बुक्स का इस्तेमाल किया जाता था, कुछ स्पेसिफिक शास्त्र का इस्तेमाल किया जाता था. शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र और अगामा टेक्स्ट. शिल्प शास्त्र में बेसिकली आर्ट एंड रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें हमें सिखाया गया है टेम्पल्स, स्कल्पचर्स और बिल्डिंग्स को कैसे बनाते हैं. ये पोर्शंस, प्रपोर्शंस, मेजरमेंट और मटेरियल्स के बारे में स्पेसिफाई करते थे कि कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल करने हैं, कितने मेजरमेंट का होना चाहिए, क्या क्या प्रपोर्शंस होने चाहिए, ये सब. वास्तुशास्त्र में बेसिकली साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्पेशल डिजाइन based on 5 elements, that is earth, water, fire, air and space, and alignment with the sun and compass directions. वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता था क्योंकि एक एक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है इस धरती पे, तो उस हिसाब से बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं थे तब. आज के टाइम पे तो नहीं बिलीव किया जाता, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है. एंड आई थिंक मे बी कुछ रीज़न होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होके भी वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करते थे, तो कुछ तो रीज़न होगा ही. और आखिर में अगमा टेक्स्ट. अगमा टेक्स्ट की मदद से हिंदू टेम्पल्स को बिल्ड किया जाता था विथ प्रिसाइज रूल्स फॉर डायमेंशंस, ओरिएंटेशंस एंड डेकोरेशंस. और कुछ ऐसे नोटेबल अचीवमेंट्स हो गए: बुद्धिस्ट स्तूप जैसे कि सांची स्तूपा, रॉक कट केव्स जैसे कि अजंता एंड इलोरा, स्टेप वेल्स लाइक रानी का वाव इन गुजरात, and massive temple complexes like Brihadeshwara Temple, Konark Sun Temple, and so on. कोणार्क सन टेम्पल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक सनडायल भी दिखेगा. फन फैक्ट. एंड ये सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं. अगला है डाइज एंड पेंटिंग्स. बेसिकली पेंटिंग स्टाइल्स, ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल्स, नेचुरल डाइज, केव पेंटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो जो एंशियंट इंडिया था, इट वॉज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल डाइज एंड हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट एंड पेंटिंग. ओके. नेचुरल डाइज जैसे कि इंडिगो फ्रॉम इंडिगो फेरा प्लांट, टर्मरिक फॉर येलो, मैडर फॉर रेड, लैक फॉर क्रिम्सन एंड हेना. सो इंडिगो से डीप ब्लू, एक रॉयल डीप ब्लू टाइप का कलर मिलता था. एंड फॉर दैट, लाइक हमारा काफ़ी डार्क हिस्ट्री भी रहा है ब्रिटिश के साथ, जस्ट फॉर दिस इंडिगो. एंड उस टाइम पे इंडिया इंडिगो ग्लोबली एक्सपोर्ट करता था काफ़ी सेंचुरीज के लिए. केव पेंटिंग लाइक भीमबेटका रॉक शेल्टर्स विच इज़ मोर देन 30,000 years old. It is among the world's oldest cave paintings.
Ajanta and Ellora cave, which were built in 1st to 7th century CE, shows a refined murals using natural pigmentations like red ochre, lapis lazuli, and lamp black. And ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल्स जैसे कि मधुबनी, पट्टचित्र, तंजोर पेंटिंग, वारली आर्ट, मुगल मिनिएचर्स एंड सो ऑन. सो मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार से आती थी, वो एक अमेजिंग जियोमेट्रिक पैटर्न्स फ्रॉम नेचर एंड माइथोलॉजी शो करते हैं. फिर पट्टचित्र फ्रॉम उड़ीसा आर स्क्रोल पेंटिंग्स ऑन क्लोथ depicting deities, basically gods. Tanjore painting from Tamil Nadu were gold leaf painting of Hindu gods. Warli art from Maharashtra were tribal geometric painting in white on brown. Basically इसमें जो कैनवस होता था वो ब्राउन कलर का होता था एंड उसके ऊपर जो पेंटिंग्स होती थी वो वाइट डाई से होते थे. And lastly, Mughal miniatures are the detailed small paintings depicting court life in and nature. एंड आखिर में इस मॉड्यूल का आखिरी टॉपिक शिप बिल्डिंग. शिप बिल्डिंग शिप बिल्डिंग वॉज एन अमेजिंग पार्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस इन इंडियन कल्चर. So shipbuilding has been a part of Indian culture for more than 5 to 6,000 years. Shipbuilding basically एक आर्ट है और एक साइंस है of designing and constructing ships. Ancient India में thriving maritime system था, tradition था, sea-based tradition, and India was a major seafaring civilization. सबसे प्राइम एग्जाम्पल हो जाता है लोथल डॉकयार्ड जो कि 2400 BCE पुराना है. It is located in Gujarat and this is considered the world's earliest known dockyard. Like it is the world's earliest known dockyard. This speaks the gravity of the maritime tradition of ancient India. So इसमें क्या था, इसकी स्पेशलिटी क्या है? It is a brick line basin connected to river for loading and unloading trade ships. So types of ship in ancient India. Ancient text like Yukti Kalpataru describes different type of ships like river boats, ocean going vessels, warships and so on. इसका स्पेशल मेंशन आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पा सकते हो, इसको अभी हम कवर करेंगे. एंड एंशियंट टेक्स्ट लाइक युक्ति कल्पटारू, इसमें डिटेल्स दिए गए थे कि किस तरह का लकड़ी का इस्तेमाल करना है, कैसे शिप्स बनाने हैं और कैसे शिप्स को वाटरप्रूफ करना है. एंड शिप्स के बारे में अर्थशास्त्र में स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिसमें जैसे कि कौटिल्य के टेक्स्ट में सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिप्स के बारे में मेंशन है, शिप्स के टैक्सेशन के बारे में इन रूल्स दिए गए हैं एंड किस किस साइज के शिप होने चाहिए ये भी बताए गए हैं. और ट्रेड रूट्स, इंडियन शिप्स मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक, इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड किया करते थे रिगार्डिंग स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रेशियस गुड्स. एंड रही बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक 2 ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट सुपरिंटेंडेंट के एक सेक्शन है नवाध्यक्ष सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिप्स में शिप्स को टोटल 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड इंटेंडेड जोन्स में डिवाइड किया गया है. पहला सर्वमंदिरा, सबसे बड़े ओशन गोइंग वेसल्स जिसको लॉन्ग डिस्टेंट वॉयजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था. दूसरा मध्यम मंदिरा, जो मिड साइज शिप्स हुआ करते थे फॉर कोस्टल वॉयजेस एंड रिवर टू सी ट्रांजिशन. एंड आखिर में अगर मंदिरा जो कि स्मॉलेस्ट वेसल्स हुआ करते थे strictly intended for inland waterways, rivers and ferries. With that, we have covered the third module. I hope आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं इस थर्ड मॉड्यूल से. अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Stay with us for the fourth and final module. See you next time. Bye bye. Hello and welcome back to One Night Prep, जहाँ मैं
आपकी एक रात पहले पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने में हेल्प करता हूँ। आज हम कवर करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम का आखिरी मॉड्यूल, जो कि है ट्रेडिशनल नॉलेज इन डिफरेंट सेक्टर्स। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, सर्जरी, आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर, मतलब वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स में ट्रेडिशनल नॉलेज कैसे काम आता है। सबसे पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंजीनियरिंग। तो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज वो स्किल्स है, वो प्रैक्टिसेस है, वो इनोवेशन है जो कि डेवलप किए गए थे लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा over many generations through direct experience with the environment. ये एक informal, practical and passed down knowledge है through observation, practice and oral tradition and not from textbook. Okay? तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, बेसिकली हमने क्या पढ़ा? ट्रेडिशनल नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट ओरल ट्रेडिशन है एंड ये टाइम टेस्टेड, रियल लाइफ टेस्टेड नॉलेज है। ओके, अगला है ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग। तो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग बेसिकली होता है कि इंजीनियरिंग नॉलेज एम्बेडेड इन द कम्युनिटी प्रैक्टिसेस लाइक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, मैनेजिंग वाटर, मेकिंग टूल्स एंड क्राफ्ट, all without modern machinery but with the deep knowledge of materials, forces and environment. Forces हमने लास्ट मॉड्यूल में कवर किया था, जैसा मैंने बताया था, not just mechanics, not just physics, but metaphysical harmony. मेटाफिजिकल हार्मनी में मैंने क्या क्या बताया था? मैंने आपको बताया था बेसिकली 4 पिलर्स के ऊपर मेंटेन रहता है। पहला भूकंप, नहीं, वो तो दूसरा था। पहला भारा परीक्षा, दूसरा भूकंप प्रतिरोध, तीसरा दिक् निर्णय एंड फोर्थ विश्वकर्मा। ओके, सो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट के बारे में, लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में। तो वाटर मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल इंडिया में वाटर कई तरह से मैनेज किया जाते थे, जैसे कि कुल्स हो गए, स्टेप वेल्स हो गए, एरिस हो गए। कुल्स जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते थे, ये एक ट्रेडिशनल इरिगेशन चैनल है, बेसिकली एक ग्रेविटी फेड वाटर चैनल जिसको हिल्स के थ्रू कार्व किया जाता है टू इरिगेट द फील्ड्स। दूसरा है स्टेप वेल्स, जिसको हम वाव या बाउली, गुजरात में वाव, राजस्थान में बाउली बोलते हैं। तो ये एक मल्टी स्टोरीड अंडरग्राउंड वेल है जिसके अंदर स्टेयर केसेस, सीढ़ियाँ होती थी, एंड इट सर्व्ड बोथ एज अ वाटर स्टोरेज एंड एज अ कम्युनिटी स्पेस। सबसे फेमस है रानी की वाव जो कि गुजरात में है, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आखिर में एरिस जो कि तमिलनाडु में है, ये बेसिकली एंशियंट टैंक या पॉन्ड इरिगेशन सिस्टम होता था जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था एग्रीकल्चर के लिए। फिर आते हैं मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज, विच इज अ मार्वल ऑफ बायो इंजीनियरिंग। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खासी कम्युनिटी फिकस इलास्टिका दैट इज रबर फिग के पेड़ों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो ब्रिजेस में फॉर्म हो जाए, ताकि उससे वो रिवर्स क्या कहते हैं, पार कर सके। एंड ये जो लिविंग रूट ब्रिज होते हैं, ये 100 से भी ज़्यादा लोगों, कुछ कुछ ऐसे लिविंग रूट ब्रिजेस हैं जो 100 से भी ज़्यादा लोगों के वेट संभाल सकते हैं। और सबसे आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय का डबल डबल रूट ब्रिज। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में। आखिर में है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम ट्रेडिशनली कैसे कपड़े बुनते हैं, बुनना इज द नॉट द करेक्ट टर्म, बनाते हैं, उसको कलर करते हैं और उसमें पैटर्न्स देते हैं, जैसे कि वाराणसी का सिल्क हो गया, कांचीपुरम की साड़ियाँ हो गई और पाशमीना का शॉल हो गया। एंड ये सब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज नॉलेज चाहिए लूम्स के बारे में, फाइबर्स के बारे में और डाइज के बारे में।
फिर आता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे खून में ही एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहा है काफ़ी टाइम से इंडिया में, स्पेशली एंशियंट टाइम्स में। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या है? पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बेसिकली उन फार्मिंग मेथड्स, टूल्स और नॉलेज सिस्टम को कहा जाता है जो कि एंशियंट इंडियन कम्युनिटीज़ के द्वारा डेवलप किए गए थे, ताकि उससे खाना सस्टेनेबली और विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न मशीन्स के उगाया जा सके। ये प्रैक्टिसेस जो थे वो नेचर के साथ हार्मोनाइज्ड होते थे, एंड इससे सॉइल फर्टिलिटी हजारों साल के लिए मेंटेन्ड रहती थी। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के प्राइम रिसोर्सेज क्या क्या हैं? सीड्स हो गए, ऑर्गेनिक इनपुट्स हो गए, पानी हो गया, ज़मीन हो गया। तो सीड, फार्मर्स लाइक सीड्स को केयरफुली सेलेक्ट करते थे, प्रिजर्व करते थे, एंड थ्रू आउट द कम्युनिटी एक्सचेंज करते थे एज एन एयरलूम, ओके, थ्रू सीड बैंक्स। एंड बिफोर प्लांटिंग द सीड they used to treat the seeds with natural substances. ऑर्गेनिक इनपुट में आ गए काउ डंग, जिसको फर्टिलाइजर और फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था, कॉम्पोस्ट, नीम लीव जिसको नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता था, एंड ऐश जिससे सॉइल को एनरिच और प्रोटेक्ट किया जाता था। और पानी में बेसिकली टैंक सिस्टम्स, कैनाल सिस्टम, स्टेप वेल सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते थे, नॉट जस्ट रिवर्स, टू वाटर द एग्रीकल्चरल लैंड्स। एंड आखिर में लैंड। तो लैंड, ज़मीन जो था पुराने ज़माने में कलेक्टिवली मैनेज होता था, मतलब कोई एक सोल ओनर नहीं होता था कभी, उसको कई कई सारे कम्युनिटीज़ कलेक्टिवली मैनेज करते थे, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया हो गए, पैस्चर लैंड्स हो गए, फार्म लैंड्स हो गए, ये सारे शेयर्ड रिसोर्सेज हुआ करते थे। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के कुछ मेथड्स, कुछ प्राइम मेथड जिससे पता चलता है कि वो लोग कितना ज़्यादा एडवांस थे एग्रीकल्चर में, जैसे कि जो मॉडर्न, हम लोग जो मॉडर्न में भी इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न टाइम से, वो उस टाइम से यूज़ होते थे, जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया, झूम कल्टीवेशन हो गया, और ज़ीरो टिलेज हो गया। तो क्रॉप रोटेशन बेसिकली क्या है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को ग्रो करना है, ताकि कोई एक सिंगल न्यूट्रिएंट डिप्लीट ना हो। ठीक है, तो एक ही ज़मीन है, ज़मीन तो एक ही है, राइट, एंड इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिमिटेड है। अगर एक ही प्रकार का क्या कहते हैं क्रॉप्स उगाएं बार बार, तो वो जो क्रॉप को जो प्राइम न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो तो ज़मीन से पूरा ही उड़ जाएगा, राइट। दैट्स वाई एवरी सीजन वी चेंज द क्रॉप एंड grow different variety of crop throughout the year. This maintains the soil nutrient मैपिंग, आई गेस, या मतलब सॉइल का न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहता है। फिर आता है इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग, मतलब एक ही फील्ड में, मतलब एक ही फील्ड को कई सारे हिस्सों में बांट के उसमें एक ही टाइम पे अलग अलग क्रॉप उगाया जाए। इससे क्या होता है, ईल्ड बढ़ जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कहते हैं भी सेव होते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे पेस्ट अटैक कम हो जाते हैं, क्योंकि पेस्ट अटैक तो बेसिकली एक सिंगल टाइप के उसके लिए होता है ना, एक सिंगल टाइप के क्रॉप के लिए होता है पेस्ट अटैक। तो उस सीजन में जो पेस्ट आते हैं वो सिर्फ इतने को ही डैमेज करेंगे, बाकी तो तुम्हारा जो ईल्ड है वो बच जाएगा। दैट्स अ स्मार्ट मूव, राइट। So that's why intercropping is quite an amazing traditional agricultural method. एंड झूम कल्टीवेशन, ये लोग ये आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा 7-8 में। झूम कल्टीवेशन बेसिकली एक मेथड है जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन फार्मिंग भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड में कुछ सालों के लिए फार्मिंग होती है एंड उसको फिर खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि उसके जो सॉइल है वो नेचुरली रिकवर कर सके। ये जनरली हिली या ट्राइबल रीजन्स में इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पैच पकड़ते हैं, और पैच ऑफ लैंड, एंड उसके उसके अंदर के सारे पेड़ों को काट के जला देते हैं, ताकि जो ऐश है उससे सॉइल एनरिच हो जाए एंड उसको कुछ साल के लिए
यूज़ करते हैं एंड कुछ साल यूज़ करने के बाद दे मूव ऑन फ्रॉम देयर, ताकि वो धीरे धीरे नेचुरली रिकवर कर जाए। फिर आखिर में आता है ज़ीरो टिलेज या नो प्लोइंग ट्रेडिशन। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ ट्रेडिशन में जो बीज होते हैं उनको ज़मीन के अंदर सो कर दिया जाता है विदाउट डीपली प्लोइंग द सो। इससे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेंटेन्ड रहता है। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के टेक्निकल एड्स क्या क्या हो गए, ट्रेडिशनल प्लो या हल हो गए, सिकल हो गए, इरिगेशन सिस्टम लाइक फार सिस्टम, कुल सिस्टम, एरी सिस्टम एंड ग्रेनरीज। ट्रेडिशनल प्लो, हल। हल वुडन प्लो को बोला जाता है, जिसको बुलक्स के द्वारा खींचा जाता है ताकि बिफोर सोइंग सॉइल को प्लो किया जा सके। सिकल बेसिकली वो एक कर्व्ड ब्लेड टूल है जिससे क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है बाय हैंड। इरिगेशन सिस्टम, बहुत सारे टाइप के इरिगेशन सिस्टम हुआ करते थे। फार सिस्टम फ्रॉम राजस्थान, कुल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, एरीज फ्रॉम तमिलनाडु। तो फार सिस्टम बेसिकली एक कम्युनिटी मैनेज कैनाल इरिगेशन सिस्टम होता था जो कि कई 100 साल पुराने होते थे। Kul from Himachal Pradesh are the gravity fed water channels. Aries from Tamil Nadu are the interconnected tank system to capture and store बारिश का पानी। ग्रेनरीज वो स्पेशली बिल्ट स्टोरेज सिस्टम हुआ करते थे जिसके अंदर ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता था आफ्टर हार्वेस्ट। इसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि मॉइस्चर ना जमे। मॉइस्चर जमेगा तो क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। क्लेस का इस्तेमाल किया जाता था, नीम लीव्स का इस्तेमाल किया जाता था एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड। सो काफ़ी अच्छे से उनको प्रिजर्व किया जाता था ग्रेन्स को। फिर आता है ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड सर्जरी। ट्रेडिशनली बहुत सारे सिस्टम बने थे एंशंट इंडिया में, जैसे कि आयुर्वेद हो गए, सर्जरी हो गया, सिद्धा मेडिसिन हो गया, उनानी मेडिसिन हो गया, योग हो गया। ये सब करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ए आयुर्वेद, वाई योग, यू यूनानी, एस सिद्धा एंड एच होम्योपैथी के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद कवर करेंगे। आयुर्वेद का लिटरल मतलब है आयुर यानी जीवन एंड वेद मीन्स ज्ञान। तो जीवन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लाइफ। तो बेसिकली ये एक एंशंट इंडियन साइंस है ऑफ हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। ये दुनिया का सबसे पुराने मेडिकल सिस्टम्स में से एक है, डेटिंग बैक ओवर 5000 ईयर्स। इसका गोल is not just to treat the disease but maintain health and prevent illness by keeping the body in balance। आयुर्वेद में हम तीन तरह के दोष या एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, वत, पित्त और कफ। वत जो कि एयर और स्पेस से बनता है, उसमें हम मूवमेंट, ब्रीदिंग और नर्व इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं। पित्त जो कि फायर और वाटर से बनता है, उसमें हम डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं। एंड कफ जो कि वाटर और अर्थ से बनता है, उसमें हम स्ट्रक्चर, इम्यूनिटी और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेद के कुछ की टेक्स्ट हो गए जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया था। आई डोंट नो इफ वी विल कॉल हिम ऋषि, महर्षि और आचार्य। लेट्स कॉल हिम आचार्य, लाइक सिंस ही इज प्रोवाइडिंग अस नॉलेज। मेरे को ठीक पता नहीं है, मेरे को देख के बताना पड़ेगा। तो आचार्य चरक ने बेसिकली चरक संहिता लिखी थी विथ द फोकस ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड डायग्नोसिस। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा था विच फोकसेस ऑन सर्जरी एंड एनाटमी, एंड इट वाज द मोस्ट अमेजिंग टेक्स्ट ऑफ इट्स टाइम फॉर फ्यू थाउजेंड्स ईयर्स। हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड अष्टांगर हृदयम जो कि आचार्य वग्भत के द्वारा लिखा गया था, वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का समरी था। तो सुश्रुत एंड एंशंट इंडियन सर्जरी।
सुश्रुत जो कि 6th century BCE में थे, इनफैक्ट इट इज सेड टू बी लाइक इवन ओल्डर, बट modern history believes that he was in 6th century BCE. So Shushruth is called the father of surgery. उनकी किताब सुश्रुत संहिता में is supposed to be one of the most comprehensive medical text of ancient world. इन्होंने over 300 surgical procedures एंड 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है इस किताब में. इन्होंने 8 तरह की सर्जरी, इंसीजन, एक्सीजन, स्क्रेपिंग, पंक्चरिंग, प्रोबिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ड्रेनिंग एंड सूचरिंग के बारे में बताया है. इन्होंने दुनिया का पहला राइनोप्लास्टी, पहला प्लास्टिक सर्जरी और पहला राइनोप्लास्टी एग्जीक्यूट किया था, जिसमें इसमें ये कटे हुए नाक को रीबिल्ड करना सिखाते थे और करते थे यूजिंग स्किन फ्रॉम चीक एंड फोरहेड. और ये हिस्ट्री का पहला प्लास्टिक सर्जरी था. इन्होंने कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में भी बताया कि कैसे आंखों से कैटरैक्ट हटाते हैं यूजिंग नीडल एंड काउचिंग. एंड इन्होंने स्टेरिलाइजेशन और क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंस बताया सर्जरी में, ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके. एंड दिस वाज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर लिस्टर का जर्म थ्योरी आया यूरोप में. फिर आता है सिद्धा मेडिसिन. सिद्धा मेडिसिन एक ट्रेडिशनल तमिल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल सिस्टम्स में से एक है, जो कि साउथ इंडिया में डेवलप हुआ था. इसमें हम बिलीव करते हैं कि जो इंसानी शरीर है वो यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन है और 5 एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब्ड है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर. इसमें हम हर्ब्स, मिनरल्स, मेटल्स और योग का इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी. इसमें माना जाता है टोटल 18 सिद्धार्थ मीन्स एनलाइटेंड सेजेस एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने ये सिद्धा मेडिसिन डेवलप किया. फिर आता है यूनानी मेडिसिन. यूनानी का लिटरल मतलब है ग्रीक इन अरेबिक. इसका मतलब है बेसिकली वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो कि एंशियंट ग्रीक फिजिशियंस के थ्योरी के ऊपर बनाया गया, जैसे कि हिपोक्रेटस और गैलन, और इंडिया में मिडिवल पीरियड में आया थ्रू अरब्स एंड पर्शियन स्कॉलर्स. इसमें हर्ब्स, डाइटरी मैनेजमेंट, फिजिकल थेरेपी और लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं टू रिस्टोर द हेल्थ. और ये आज के टाइम में भी इंडिया में प्रैक्टिस होता है एंड गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एज आई सेड. फिर आता है योग. योग सिर्फ एक प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं, एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी भी है ऑफ हेल्थ. योग का लिटरल मतलब है टू यूनाइट, ऑफ द संस्कृत वर्ड युज. इसमें हम हमारे तन, मन और आत्म का यूनाइट करते हैं. इसमें हम वेरियस आसनास, प्राणायाम, ध्यान और समाधि का इस्तेमाल करते हैं. आसना बेसिकली फिजिकल पॉस्चर होता है जिससे बॉडी को स्ट्रेंथन और बैलेंस किया जाता है. प्राणायाम आर द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट कंट्रोल द लाइफ एनर्जी, द प्राण. ध्यान इज द मेडिटेशन टू calm the mind. Samadhi is the highest state, that is the complete mental stillness and spiritual unity. महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योगा को कोडिफाई किया अराउंड 400 BCE, जिसमें इन्होंने 8 लिम्ड पाथ, अष्टांग के बारे में बताया टू अचीव मोक्ष या लिबरेशन. और योग ग्लोबली रिकॉग्नाइज होता है एंड जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी मनाया जाता है. फिर आते हैं ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर. ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स बेसिकली वो फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जिसमें डांस आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, स्कल्पचर आ जाता है, पेंटिंग आ जाता है. पेंटिंग तो हमने लास्ट मॉड्यूल में ही कवर किया, मधुबनी और क्या कहते हैं, क्या क्या कवर किया, मधुबनी, तंजौर, मुगल आर्ट और क्या कहते हैं, I forgot actually. Wait, let's check. Yeah, मधुबनी, पट्टचित्र, तंजौर, वारली एंड मुगल मिनिएचर्स ट्रेडिशनल पेंटिंग में हमने कवर किया था. सो तो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म उस फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसके अंदर डांस, म्यूजिक, स्कल्पचर, पेंटिंग आता है. एंड इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय इंडियन कम्युनिटीज बाय ओवर सेंचुरीज. एंड ये रिलीजन, माइथोलॉजी और सोशल लाइफ से डीपली कनेक्टेड है. तो क्लासिकल डांस फॉर्म
संगीत नाटक एकेडमी और टोटल ऑफ 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, जो कि हो गए भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिय, and each are originated from a specific region and they are linked to a temple of worship and storytelling. तो सबसे पहला और सबसे पुराना भरतनाट्यम from Tamil Nadu. It is the oldest classical dance with the precise footwork and hand gestures called mudras and expressive faces. Kathak from Tamil Nadu contains fast spin, intricate footwork, storytelling, and a blend of Hindu and Mughal style. Odissi, as obvious from Odisha, is a lyrical, sculpture-like poses based on temple sculptures. Kathakali from Kerala contains drama and dance, elaborate costume and makeup, which tells epics like Ramayana and Mahabharata. Manipuri from Manipur contains gentle flowing movement based on Vaishnavite devotion. Mohiniyattam from Kerala contains graceful feminine movement and it is a semi-classical dance form. Satriya from Assam comes from Vaishnavite monasteries and it was initially performed by only male monks. Okay, एंड विथ टाइम ये दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल होने लगा. लाइक मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो इसको सिर्फ मेल मंक्स, उनको क्या बोलते थे, आई फॉरगॉट, मैंने पढ़ा था. तो मेल मंक्स ही परफॉर्म करते थे एंड इवन नॉट जस्ट मेल मंक्स, वो स्पेसिफिक मंक्स एंड मेल मंक्स ही परफॉर्म कर सकते थे. उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग उसको बाहर लाए, कुछ लोगों ने सिखाया पब्लिकली, फिर उनको बैनिश भी कर दिया था जिन्होंने पब्लिकली सिखाया था. बट विथ टाइम क्षत्रिय नृत्य फीमेल मंक्स एंड फीमेल नॉर्मल पीपल भी करने लगे. ओके, एंड इट कंबाइंस डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक. लाइक ये क्लास 6 में, शायद 6 या 7 में, एक हिंदी बुक में इसका है क्षत्रिय और बिहू नृत्य, उसमें मैंने पढ़ा था. लाइक मेरे टाइम पे नहीं, मतलब मेरा एक स्टूडेंट था, उसको पढ़ाया था मैंने. सो फिर आता है क्लासिकल म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक सोफिस्टिकेटेड इम्प्रोवाइजेशन बेस्ड म्यूजिकल ट्रेडिशन है जो कि एंशियंट टेक्स्ट से रूटेड है, लाइक नृत्य शास्त्र बाय भरत मुनि in 2nd century BCE, which describes the theory of music, dance and drama. And इसको दो मेजर सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पर्शियन और मुगल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस होता है. इसमें हम राग और ताल का कहते हैं ध्यान रखते हैं. Rag is basically melodic framework and Tal is the rhythmic cycle which are measured in beats. हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, तबला, सरोद और संतूर का इस्तेमाल करते हैं. ओके, एंड इसमें इंस्ट्रूमेंट लाइक फिर आता है कार्नेटिक म्यूजिक. कार्नेटिक म्यूजिक एक मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बेस्ड म्यूजिक है एंड इट इज सपोज टू बी अ डिवोशनल म्यूजिक, लाइक डिवोटेड टू गॉड्स एंड डीटीज. इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वीणा, मृदंगम और एडेप्टेड वायलिन का इस्तेमाल करते हैं. तो राग क्या है? राग एक मेलोडिक फ्रेमवर्क है जिसमें हम स्केल्स और रूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक मूड सेट कर सके. और हर राग का एक एसोसिएशन होता है विद द टाइम ऑफ डे एंड सीजन. ताल वो रिदमिक साइकिल है जिसमें म्यूजिक को प्ले किया जाता है एंड इट इज मेजर्ड इन बीट्स. लाइक फिर आता है स्कल्पचर. स्कल्पचर बेसिकली आर्ट ऑफ क्रिएटिंग 3-dimensional फिगर्स इन स्टोन, मेटल, टेराकोटा एंड आइवरी. एंड ये हजारों सालों से होते आया है एंशिएंट इंडिया में. सबसे प्राइमोडियल एग्जाम्पल्स हो गए, एंशिएंट एग्जाम्पल्स हो गए इंडस वैली का स्मॉल टेराकोटा फिगरिंग्स और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो कि दुनिया का सबसे पहले ब्रॉन्ज स्टैचूज में से एक है. फिर आता है मौर्यन पीरियड का स्टोन पिलर
या अशोकन पिलर, जिसमें हाईली डिटेल्ड कैपिटल फिगर्स होते हैं, जैसे कि लायन कैपिटल, जो कि आज के टाइम पे इंडिया का नेशनल एम्बलम है। फिर आता है गुप्ता पीरियड दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम 4th to 6th सेंचुरी सीई, जिसको इंडियन स्कल्पचर्स का गोल्डन एज भी कहा जाता है। नॉट जस्ट इंडियन स्कल्पचर, क्या कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड, आर्ट एंड कल्चर का वो गोल्डन एज था। इसमें सीरीन नेचुरलिस्टिक फेसेस बनाए जाते थे एंड इलाबोरेट टेम्पल कार्विंग्स एग्जिस्ट करते थे। फिर आते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स। साउथ इंडिया के टेम्पल्स में इंट्रिकेट कार्विंग्स देखे जा सकते हैं, कवरिंग एंटायर टेम्पल टावर्स, जिसको हम गोपुरम कहते हैं, विथ हंड्रेड्स ऑफ माइथोलॉजिकल फिगर्स। आपके दिमाग में आ रहा होगा काफ़ी सारे ऐसे साउथ इंडियन के टेम्पल्स जिनके ऊपर के जो टावर्स होते हैं एंड दे आर टोटली कार्व्ड विथ हंड्रेड्स ऑफ माइथोलॉजिकल फिगर्स, जो अपने आप में ही एक कहानी दर्शा रहे होते हैं। फिर आता है ट्रेडिशनल कल्चर, आखिरी टॉपिक है इस मॉड्यूल का और इस सब्जेक्ट का। तो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर में बेसिकली वो सेट ऑफ बिलीव्स, रिचुअल, कस्टम, वैल्यूज़ और सोशल प्रैक्टिसेस आते हैं जिसने आज के टाइम के इंडियंस को शेप किया कि वो कैसे जीते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कैसे दुनिया का मतलब निकालते हैं। इसके की एलिमेंट्स हो गए गुरुकुल सिस्टम, कल्चर प्रिजर्वर्स, पुराण, फेस्टिवल, फोक ट्रेडिशन। गुरुकुल सिस्टम जैसे कि हमने कवर किया था, आई गेस फर्स्ट मॉड्यूल में कवर किया था, बेसिकली एक रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम होता था जिसमें जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने गुरुज के साथ रहते थे और गुरु उनको बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान देते थे, नॉट जस्ट एकेडमिक्स बट फ्रॉम मोरालिटी, प्रैक्टिकल, रूलिंग, फाइटिंग एंड सो ऑन। एंड कल्चरल प्रिजर्वर्स like epics like Ramayana and Mahabharata are not just stories, but they preserve ethical values, social codes, and philosophical wisdom which are provided to us across generations. Okay. फिर आता है पुराण। टोटल 18 मेजर टेक्स्ट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि भगवत पुराण, which contain mythology, cosmology, history and moral teachings, and इनको लिखा गया था ताकि जो वैदिक नॉलेज है वो कॉमन लोगों तक पहुंच सके। एंड देन कम्स द फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, पोंगल, ओणम, जिसके अंदर एक डीप सोशल, एग्रीकल्चर और स्पिरिचुअल मीनिंग होते थे, जिससे ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू जॉय एंड कम्युनिटी ट्रांसमिट किया जा सके। एंड आखिर में फोक ट्रेडिशन, जैसे कि फोक सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग, थिएटर लाइक यक्षगाना, थेरुकोथु, हैंडीक्राफ्ट कैरी विजडम, कम्युनिटी विजडम अबाउट नेचर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड हिस्ट्री आउटसाइड ऑफ फॉर्मल टेक्स्ट। बेसिकली जो एंशियंट इंडियन नॉलेज है उसको बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया कि बुकिश ना बनाए, उसको थ्रू जॉय, थ्रू कम्युनिटी, थ्रू एक्ट, थ्रू स्टोरीज हर किसी तक पहुंचाया जा सके। तो इसी के साथ IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारा ख़त्म होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मॉड्यूल 1 में हमने पढ़ा था इंडियन नॉलेज सिस्टम, बेसिकली इंडिया का एंशिएंट नॉलेज, जिसमें 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, न्याय, वैशेषिका, सामख्य, योग, मीमांस, वेदांत, 3 अनऑर्थोडॉक्स स्कूल, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चार्वाक। फिर हमने मॉड्यूल 2 में पढ़ा कि इंडिया ने क्या क्या दिया। इंडिया ने 0 दिया, डेसिमल सिस्टम दिया, पाई दिया, साइन फंक्शंस दिए, ट्रिग्नोमेट्री दिया, कहते हैं अर्थ अपने एक्सेस पे घूमता है, अर्थ का रोटेशन दिया, मतलब नॉट दिया, बताया। और इसके की नेम्स हो गए आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य 1, 2, माधवाचार्य, वराह मिहिर और नीलकंठ सौम्याजी। मॉड्यूल 3 में हमने पढ़ा आयरन पिलर कैसे 1600 साल से रस्ट नहीं खाया है और अब जाके ही हमारे साइंटिस्ट इसको कॉपी कर पाए हैं।
एंड हमने वुड स्टील या डेमास्कस स्टील या ऊकू स्टील के बारे में पढ़ा। हमने इंडस वैली प्लानिंग के बारे में पढ़ा कि उसमें कैसे ग्रिड पैटर्न्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स और वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया का सबसे पुराना लोथल डॉकयार्ड के बारे में पढ़ा जो कि गुजरात में एग्जिस्ट करता है एंड इट हैज़ बीन एग्जिस्टिंग सिंस मोर दैन कितना 5400 ईयर्स। एंड फिर हमने मॉड्यूल 4 में आयुर्वेद के बारे में पढ़ा जो चरक के द्वारा दिया गया था। सर्जरी के बारे में पढ़ा जो कि सुश्रुत के द्वारा दिया गया था, जिसको फादर ऑफ सर्जरी के बारे कंसिडर किया जाता है, जिन्होंने पहला प्लास्टिक सर्जरी राइनोप्लास्टी किया था, जिन्होंने 300 से ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया, 8 टाइप की सर्जरी के बारे में बताया एंड सो ऑन। कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में बताया, स्टेरिलाइजेशन एंड क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंस दिया। योगा के बारे में पढ़ा जिसमें पतंजलि के बारे में पढ़ा हमने, जिसमें महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ा, जिसमें 8 तरह के अष्टांग दिए गए हैं टू अचीव मोक्ष और लिबरेशन। फिर हमने 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ा, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिय। हमने क्लासिकल म्यूजिक, 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा स्कल्पचर के बारे में, इंडस वैली स्कल्पचर, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, साउथ इंडियन टेम्पल्स। फिर हमने ट्रेडिशनल कल्चर कैसे थ्राइव किया है थ्रू आउट द वास्ट हिस्ट्री ऑफ 6 to 7,000 ईयर्स, जिसमें गुरुकुल सिस्टम, एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, 18 पुराण जैसे कि भगवत पुराण, फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, पोंगल, ओनम और फोक ट्रेडिशंस जैसे कि फोक सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग, थिएटर्स लाइक यक्षगान, थेरुकोथु, हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ा। इतना कुछ हमने पढ़ा है लास्ट 4 मॉड्यूल में। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। विद दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम हैज कंप्लीटेड। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय।